हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। तो अगर आप भी एनसीईटी आईटीपी 2024 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे एनसीईटी आईटीपी से रिलेटेड आपको सारी क्लासेस मिलेगी, वो भी फ्री में। अभी पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल रहा है और जिसमें आपका यहाँ पे यूनिट 3 पूरा कवर करूँगा इस वीडियो में। अगर आप यहाँ पे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम यहाँ पे एनसीईटी आईटीपी 2024 है। और अगर आप एनसीईटी में शामिल कॉलेजेस का रिव्यू देखना चाहते हैं या सीयूईटी में शामिल, तो इसका नाम कॉलेज रिव्यू है। दोनों प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँच सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से इस पूरे पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें इस वीडियो में किस टॉपिक को कवर किया जाएगा, तो पॉलिटिकल साइंस के क्लास नंबर 4 है और इसमें 3 ऑलरेडी क्लासेस अपलोड की जा चुकी है, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। टॉपिक का नेम आपको बता देता हूं सबसे पहले, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ये आपका टॉपिक होने वाला है। इसमें क्या क्या मैं कवर करूंगा, तो इसमें 5 ईयर प्लान, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर एंड द राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ 5 ईयर प्लान, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड इट्स पॉलिटिकल फॉलआउट। हिंदी में भी आप सभी देख सकते हैं। नियोजित विकास की राजनीति, पंचवर्षीय योजनाएं, राज्य क्षेत्र का भी विस्तार और नए आर्थिक हितों का उदय, अकाल और पंचवर्षीय योजनाओं का स्थगन, हरा क्रांति यानी हरित क्रांति और उसके राजनीतिक परिणाम। तो 4-5 टॉपिक है, इसे कवर किया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है, किस प्रकार से इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो पूरा वीडियो को देखें। सबसे जो पहला है वो है 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान में यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सबसे पहला 5 ईयर प्लान लागू किया गया था भारत में, इसकी जो प्रक्रिया थी वो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के साथ शुभारंभ हुई। इन वर्षों में देश ने कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। इन योजनाओं का उद्देश्य औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचों के विकास, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन सहित विभिन्न आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना था। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, डेवलपमेंट पर ध्यान देना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। इसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था। यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है वो एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट द स्टेट played a dominant role in key sector of the economic, including heavy industries, infrastructure and public services. This led to establishment of several public sector enterprises such as BHEL, SAIL and ONGC. तो ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये तीनों क्या है। तो ये PSU है। PSU का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो उसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी इन 3 कंपनियों की। यहाँ पे इसका जो मेन एम था, रोल था, इकोनॉमिक प्लानिंग, पब्लिक ओनरशिप, इंडस्ट्रियलाइज वेयर सीन द एसेंशियल एंड अचीविंग सेल्फ रिलायबल एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन एड। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक नियोजन और प्रमुख उद्देश्यों के सार्वजनिक स्वामित्व में सरकार की भूमिका को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने के लिए इसे आवश्यक माना गया था। यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, द एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट सेक्टर एंड द क्रिएशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज गिव राइज टू ए न्यू क्लास ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स। नए आर्थिक हितों का उदय, राज्य क्षेत्र के विस्तार और सार्वजनिक उद्यमों के निर्माण में उद्योगपतियों और उद्यमियों के एक नए वर्ग को जन्म दिया जो राजनीतिक प्रतिष्ठान के साथ निकटता से जुड़े हुए थे। इन व्यक्तियों को अक्सर सरकारी अनुबंधों, सब्सिडी और विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा से लाभ हुआ, जिससे व्यापार राजनीति गठजोड़ का उदय हुआ। चौथा जो टॉपिक है वो है अकाल और पंचवर्षीय योजनाओं का निलंबन। भारत के विनाशकारी अकाल का सामना करना पड़ा, खासकर 1960 के दशक की शुरुआत में बिहार और पश्चिम बंगाल में। तो
तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अकाल के कारण जो पहला पंचवर्षीय योजना का सस्पेंशन किया गया था कुछ समय के लिए, वो किस कारण से किया गया था। तो ये अकाल की वजह से किया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल और बिहार में उस समय काफ़ी प्रचंड रूप से हुई थी। इन कालों में देश के खाद्य सुरक्षा की कमजोरी को उजागर कर दिया, यानी कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर दी गई। और यहाँ से औद्योगिकरण ने सरकार ध्यान हटाकर कृषि पर केंद्रित कर दिया। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे जो मेन ध्यान था वो औद्योगिकरण पे ध्यान दिया गया था, गरीबी को कम करने पे उद्देश्य था। लेकिन जब फ्लड आता है, हेवी फ्लड आता है, सॉरी फ्लड नहीं, अकाल होता है जब, तो उससे देश में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो औद्योगिकरण से ध्यान हटा करके यहाँ पे कृषि पर केंद्रित कर दिया गया, यानी कि एग्रीकल्चर पर केंद्रित कर दिया गया उस समय। और जो सारे रिसोर्सेज थे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे, फूड प्रोडक्शन पे केंद्रित कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे लागू कर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना आंशिक रूप से निलंबित कर दिया गया इसी कारण, अकाल के कारण। और यहाँ पे कृषि विकास और खाद्य उत्पाद के लिए संसाधन आवंटित करने के उद्देश्य से यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना को निलंबित कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया कुछ समय के लिए। 5th नंबर का जो टॉपिक है वो ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड है और इसका पॉलिटिकल फॉलआउट से रिलेटेड है, यानी रिजल्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये क्या था, हरित क्रांति और राजनीतिक नतीजे। 1960 के दशक के मध्य में शुरू की गई हरित क्रांति का उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों की बीजों, आधुनिक कृषि तकनीकों और सिंचाई में वृद्धि के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था। हालांकि इसने खाद्य उत्पादन को सफलतापूर्वक बढ़ा दिया, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणाम भी हुए। भू स्वामित्व तेजी से केंद्रित हो गया, जिससे ग्रामीण समाज में असमानताएं पैदा हुई। बड़ी जमींदारों और धनिक किसानों को सबसे अधिक लाभ हुआ, जबकि छोटे किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका जो पॉलिटिकल फॉलआउट हुआ था, जो सारे संसाधन एलोकेट कर दिए गए थे एग्रीकल्चर को, तो उसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ था वो बड़े जो जमींदार थे, यानी जिनके पास अधिक भूमि हुआ करती थी, बहुत पैसे वाले जो लोग पहले से हुआ करते थे, उनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ इसमें। और जो छोटे जो किसान थे, यानी कि जो लो लेवल के किसान थे, उनको सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा, यानी कि जो इनको सबसे ज़्यादा परेशानी हुआ था। हरित क्रांति के राजनीतिक परिणामों में भूमि सुधार और सामाजिक न्याय की मांगों के साथ कृषि संबंधी तनाव भी शामिल था। इन मुद्दों ने विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय राजनीति आंदोलन और पार्टियों के उदय में योगदान दिया, जिन्होंने भूमि पुनर्वितरण और सामाजिक समानता की आवश्यकता पर जोर दिया। तो इसके कारण क्या हुआ था, भारत में काफ़ी सारे राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन कर दिया और यहाँ पे भूमि पुनर्वितरण और सामाजिक समानता के बारे में यह बात करने लगे और इसी पे ये जोर देने लगे और इसी पे इनकी राजनीति जो है केंद्रित हो गई। संक्षेप में, भारत में नियोजित विकास की राजनीति में प्राथमिकताओं में बदलाव भारी औद्योगिकरण से कृषि तक और राज्य से निकटता से जुड़े नए आर्थिक हितों के उद्भव हुआ चिन्हित किया गया तथा इन घटनाक्रमों का देश के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो जो तीसरा जो था हरित क्रांति के जो नतीजे 1960 के बाद हुआ था, जो अकाल जब पड़ गया था, उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से और पॉवर्टी से जो ध्यान हटा करके एग्रीकल्चर पर शिफ्ट किया गया, उससे जो सबसे मेजर दिक्कत हुआ, यानी कि फॉलआउट हुआ, वो सबसे बड़ा राजनीतिक यहाँ पे भूमि, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, छोटे किसानों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और बड़े जमींदारों को, धनी किसानों को सबसे अधिक फ़ायदा हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि काफ़ी सारी क्षेत्रीय राजनीतिक जो पार्टियाँ थी वो आंदोलन करने लगी और यहाँ पे जिन्होंने भूमि, यानी कि बहुत सारे जो जमींदार होते थे, बहुत बड़े, जिनके पास काफ़ी लैंड होती थी, उनको काफ़ी फ़ायदा होता था। तो इसी के संबंध में यहाँ पे क्षेत्रीय छोटे छोटे जो दल थे, लोकल पार्टीज़ थे, उन्होंने आंदोलन कर दिया कि जो भूमि है उन्हें अलग अलग जगह पे वितरित किया जाए, यानी कि सभी लोगों के बीच में समान रूप से वितरित किया जाए और इसी पे जोर दिया गया है। तो ये टॉपिक यहाँ पे पूरा जो यूनिट 3 है ब्रीफली मैं कवर कर चुका हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर कर चुका हूँ, जो बताना था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये PDF आप सभी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से पढ़ना चाहते हैं या हिंदी से पढ़ना चाहते हैं तो दोनों आपको लिखा हुआ मिलेगा। मीडियम का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आप सभी को। और इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, MCQ किस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 4-5 क्वेश्चंस में इससे रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ किस प्रकार से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला सबसे जो क्वेश्चन है वो है
विच ईयर मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान। तो कब हुआ था बिगनिंग? तो वो 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना बना था और लागू हुआ था। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट सेक्टर इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा टू अचीव सेल्फ रिलायबल एंड रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंसी। तो इसको क्यों किया गया था? फॉरेन डिपेंडेंसी, जो विदेश से जो एड आता था उसको कम करने के लिए, माने उस पर जो निर्भरता थी उसे कम करके आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन है द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडियन प्राइमरली एम टू इन्हांस विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ग्रीन रिवोल्यूशन का हिंदी में हरित क्रांति या हरी क्रांति बोला जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें क्या जोर दिया गया था? तो इसमें एग्रीकल्चर पे सबसे बड़ा जोर दिया गया था अकाल के बाद 1960 में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑन लैंड्स ओनरशिप इन रूरल इंडिया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? जैसे जमींदार के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया कि बहुत लोगों के पास जो जमींदार होते थे, बड़े जिनके पास भूमि के भाग होते था, बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था, तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, अगर आप उसको ध्यान से सुने होंगे या पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर सी होगा। जो लैंड ओनरशिप थी बिकॉम इंक्रीजिंगली, यहाँ पे जो काफ़ी हाई हो गई थी, एक ही लोगों के पास काफ़ी हाई थी। इसी के जो ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे बड़ा फ़ायदा धनी लोगों को हुआ था, जमींदारों को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है विच पॉलिटिकल इशू इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशंस अफेक्ट ऑफ रूरल सोसाइटी। तो इसका आंसर बी होगा एग्रेरियन टेंशंस एंड डिमांड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे टेंशन हुआ था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये भी उसी से रिलेटेड है। जो चौथा क्वेश्चन है, लगभग 5वां क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। आशा करता हूँ आपको जो पूरा मैंने बताया है, टॉपिक कवर कराया इस वीडियो में, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम ना, इस वजह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे सारी बातों को कवर किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एनसीईटी से रिलेटेड फ्री क्लासेस करने के लिए और सारी अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।